तो पहली बात तो मैं ये करता हूँ कि क्या आपने कभी अपना वज़न तौला है? और ये जो तौला ऑफ कोर्स तौला ही होगा। तो जब आप उस पे तौलते हो अपना वज़न, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? आप क्या काम करते हो सबसे पहले? तो सबसे पहले आप उस पे चढ़ते हो। आप चढ़ते हो तो उस जो तौलने वाला जो वेटिंग मशीन था, आखिर उसने आपका वज़न कैसे तौल लिया? अब देखो, हम कहीं पे भी खड़े होते हैं ना, चाहे हम बैठते हैं, चाहे हम भागते हैं, चाहे जो कुछ भी करते हों, हमें बैलेंस करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए एक फ़ोर्स चाहिए होता है, और उसी को हम सपोर्ट फ़ोर्स कहते हैं। यानी कि यदि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पर ज़मीन मुझे ऊपर की ओर फ़ोर्स दे रहा है, जबकि मुझे ग्रेविटी नीचे खींच रही है, लेकिन ज़मीन मुझे उतना ही अमाउंट में मुझे फ़ोर्स दे रहा है। तभी तो ज़मीन मेरे को सपोर्ट कर पा रही है, ताकि मैं इस पर आसानी से खड़ा रह सकूँ। और यदि मेरे पास आस-पास का सपोर्ट फ़ोर्स यदि उतना ना हो, यानी कि सपोर्ट फ़ोर्स जो मेन फ़ोर्स था, जो उससे सपोर्ट फ़ोर्स कम हो जाए, तो हम बैलेंस नहीं हो पाएँगे, और इसलिए जो है आस-पास के जितने भी लोग हैं, ब्रांचेस टूट जाते हैं, तो लोग गिर जाते हैं। कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है, तो कहीं पे भी सपोर्ट फ़ोर्स हमेशा चाहिए ही होता है किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए। एम आई राइट? ओके, राइट। देन यहाँ पर क्या होता है, जब आप अपना वज़न उस वेटिंग मशीन पर तौलते हो, तो सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहला उस पे आप चढ़ते हो, तो वहाँ पर वो वेटिंग मशीन आपके वज़न को नहीं बताता। वो वेटिंग मशीन वो आपके ऊपर जो धक्का दे रही है, उसको बताता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ काम आता है, क्योंकि जितना हम वो अपना फ़ोर्स जो वेट के ज़रिए हम उस तुला पे, उस वेटिंग मशीन पे डाल रहे हैं, उतना ही फ़ोर्स हम वो वेटिंग मशीन वो हम पर डाल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेटिंग मशीन अपना वज़न बता रही है, अपना जो रिएक्शन फ़ोर्स हमें दे रहा है, जो सपोर्ट फ़ोर्स हमें दे रहा है, वो हमें बता रहा है। सो वेटिंग मशीन जब भी आप अगली बार आप आस अभी अगली बार आप तौलाओ, तो आप एक बात याद रखना कि दिस इज़ नॉट माय वेट। वो रिएक्शन फ़ोर्स था जिसको मशीन ने हमको दिया। अब ये कोई इसको बोलना तो थोड़ा-सा एम्बिगियस हो जाएगा, क्योंकि वो वाक़ई में हमारा ही वज़न है, क्योंकि जितना हमने उस पे अपना फ़ोर्स लगाया था, अपना वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ज़रिए हमें जो फ़ोर्स मिला था, जो ग्रेविटी के द्वारा जो ग्रेविटी ने हमें खींचा था, तो वो जो फ़ोर्स मिला था जो उस वेटिंग मशीन को, तो उतना ही फ़ोर्स तो मशीन हमको लगा रही है ना, हमको बैलेंस करने का, हमको सपोर्ट करने के लिए। सो दैट इज़ कि वो हमारा ही वज़न है। अब यहाँ पर काम आता है एक इक्विलिब्रियम रूल। अब इस सपोर्ट फोर्स से तो पता चल गया कि हाँ, किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा सपोर्ट फोर्स चाहिए होता है, तभी तो हम उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर पाएंगे। दैट इज़, अब यहाँ पर देखो क्या होता है। अब इक्विलिब्रियम रूल में देखते हैं। इक्विलिब्रियम रूल का एक मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि उसमें जितने भी फोर्स हों, वो ऐड होके ज़ीरो हो जाएं। चाहे इधर से धक्का जो होता है, यानी कि उसमें नेट फोर्स जो लगता है, चाहे इधर से लगे, चाहे देखो, सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ इक्विलिब्रियम रूल का। ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स लगता है, उसका जो सम होगा, वो हमेशा जीरो होगा। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं अभी ज़मीन के साथ में इक्विलिब्रियम में हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ज़मीन को धक्का दे रहा हूँ ग्रेविटी से, ग्रेविटी मुझे खींच रही है, और साथ ही साथ ज़मीन भी मुझे धक्का दे रही है। तो उन दोनों का जो फोर्स है, ग्रेविटी को नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मान सकते हैं, और उसको फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स ma, और मेरा जितना भार होगा मिल जाएगा। तो अभी तो कैलकुलेट नहीं करने वाला। तो इस हिसाब से उतना ही वजन पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि अप, अब ऊपर को हम पॉजिटिव मान सकते हैं, आप जो चाहो आप कुछ भी मान सकते हो, नीचे को नेगेटिव मान सकते हो, और ग्रेविटी को पॉजिटिव भी मान सकते हो। दोनों को एक ही बात है कि दोनों मिल करके जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ज़मीन के साथ अभी इक्विलिब्रियम रूल में हूँ, इक्विलिब्रियम में हूँ। अब इक्विलिब्रियम का बहुत जगह इस्तेमाल है। अब मुझे समझ में नहीं आता
कि ये जो मैथ है ये फिजिक्स के साथ इतना आसानी से कैसे बैठ जाता है। अब देखो, इतना मैं इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ, तो इस पर तो उतना ज़्यादा करूँगा नहीं, ठीक है ना। तो अब इक्विलिब्रियम रूल क्या है, चलो फाइंड आउट। अब जब भी हम किसी वेटिंग मशीन पे अपना वेट करते हैं तो वहाँ पे मशीन भी हमें धक्का दे रही है और मैं भी उसे धक्का दे रहा हूँ। मैं तो नहीं, लेकिन ग्रेविटी उसे हमें खींच रही, तो मान लो नहीं यार कि मैं ही धक्का दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस पर वेटिंग मशीन हम पर धक्का दे रही है, तो वो जो रिएक्शन फोर्स था उसको उस मशीन ने मेज़र कर लिया, तो हमारा वेट भी निकल गया। अब हम चाहें आसपास की जितनी भी सारी चीज़ें देखते हैं ना, सब इक्विलिब्रियम में है। इस पौधे को देखो, सब ज़मीन के साथ में इक्विलिब्रियम में है। मुझे देख लो, ये जो मोबाइल का फ़ोन है जो इस पे डंडे पे लगा हुआ है, जिस पे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो भी इस ज़मीन के साथ में इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में रूल में बस इतना ही, इक्विलिब्रियम का एक ही मतलब है कि सारे जो नेट फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाएं, मतलब कि जीरो हो जाए, जो ऐड होकर के। और ये इक्विलिब्रियम सिर्फ मैकेनिक्स में ही नहीं है, आप इसको सभी जगह देख सकते हो, चाहे हीट हो, चाहे लाइट हो, बहुत जगह, चाहे टाइम भी हो, टाइम वियर्ड। अब देखो इक्विलिब्रियम रूल में होता क्या है। अच्छा, दो प्रकार की इक्विलिब्रियम होते हैं ना, ठीक है ना। पहला स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक में क्या होता है, जिसमें अभी ज़मीन के साथ में हूँ, तो मैं अभी इसके साथ इक्विलिब्रियम रूल में, इक्विलिब्रियम रूल का है बोल रहा हूँ यार मैं बार बार, तो अभी मैं ज़मीन के साथ इक्विलिब्रियम में हूँ। तो यदि मैं अभी मूव करता रहता एक ही स्पीड पे, तो उस पर मेरे को कांस्टेंट फोर्स मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर जो फ्रिक्शन मिल रहा था उसके ज़रिए मैं इस ज़मीन के साथ भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हूँ। इक्विलिब्रियम दो प्रकार के होते हैं, पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो पहला तो मैंने बता दिया कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमेशा ऑब्जेक्ट स्टैटिक स्थिर रहता है और जो उसका जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। और दूसरा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि उसका जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए और वो मूविंग यानी कि वो डायनेमिक यानी कि बदलते रहना चाहिए उसका पोजीशन। अब मैंने जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया कि यदि मैं मूव कर रहा होता और जो ज़मीन का जो फ्रिक्शन है वो सेम अमाउंट में, जब मेरा जो चलने का जो फोर्स था यदि उतना ही होता और यदि वो दोनों मिलकर कैंसिल हो जाते, तो मैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता। अब आप मुझे ये बताओ कि जो एरोप्लेन है वो जब उड़ान भरता है, तो कुछ देर बाद जाके आसमान में सिर्फ एक ही स्पीड पे वो मूव करते रहता है, उड़ान भरते रहता है। तो उस टाइम क्या होता है, उसको हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे या नहीं, आप बताओ। इसको बढ़िया से बोलता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, मान लो एक एरोप्लेन उड़ान भरता है और फिर उसके कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद वो आसमान पर पहुंच जाता है, और उस आसमान पर पहुंचते ही वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ उड़ान भरने लगता है। तो क्या वो इक्विलिब्रियम रूल में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि सारे नेट फोर्स जीरो हो जाएं। तो यहाँ पर क्या वो एरोप्लेन इक्विलिब्रियम में है, बताओ। यदि ना लग रहा होगा कि नहीं है, तो दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि वो जो एरोप्लेन था वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि वहाँ पर जो लिफ्ट फोर्स था और जो ग्रेविटी का फोर्स है वो तो एकदम बराबर है। तो वो ज़मीन के साथ और इसके साथ इक्विलिब्रियम में है। और जहाँ तक बात है डायनेमिक की, तो वो उड़ान भर रहा है, अपना जो थ्रस्ट है और जो एयर मोलिक्यूल से जो ड्रैग पैदा कर रहा है उसके बराबर ही वो फोर्स है। तो वो जितना ज़्यादा प्रोपेल करता है, मतलब कि अब देखो यहाँ पर बात ये है कि वो जो एयर ड्रैग लगता है वो फ्लूइड की तरह है ना। अब फ्लूइड की तरह जब वो है
तो वो उसको एरोप्लेन को रोक के नहीं रखता। तो वो जो ड्रैग फोर्स था वो उसके जितना ही बराबर आ गया, तो जब उतना ही बराबर आ गया तो वो एरोप्लेन है वो कांस्टेंट स्पीड में मूव करने लगता है। ऐसा रॉकेट्स के साथ भी होता है। अब रॉकेट में तो एक्सेलेरेट होता ही रहता है क्योंकि उसका फ्यूल भी उतना स्पीड से खाली होता रहता है, लेकिन जो फोर्स है, जो नीचे जो फोर्स दे रहा है, जो उसका जो फ्यूल है जो जल रहा है नीचे, वो तो उतना ही है, लेकिन उसका जो मास वो कम होते जा रहा है, तो उसका एक्सेलेरेशन बढ़ते रहता है। रॉकेट की बात अलग है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। और जहाँ तक बात है फ्री फॉल में, तो एक टर्म होता है टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि उसका जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी और जो ड्रैग फोर्स है, जब वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो दोनों मिल करके कैंसिल हो जाते हैं, और इसलिए वो जो फ्री फॉल है टर्मिनल वेलोसिटी वो भी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना। अब यहाँ पर कई लोगों को अजीब लगता है कि भाई जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, आई मीन जब ये इधर जा रहा है और रियल मॉलिक्यूल्स जो ड्रैग फोर्स है वो इधर भी इक्वल ही है और दोनों मिलकर कैंसिल होकर जीरो हो जाते हैं, फिर भी प्लेन मूव कैसे करता रहता है? यहाँ पर जवाब छुपा है न्यूटन्स थर्ड लॉ में। वो कैसे होता है वो आगे जानेंगे दूसरे वीडियो में। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो चलो अब दूसरा बात करते हैं कि देखो ये जो पहला था ना, देखो एरिस्टार्चस ने एरिस्टोटल ने ये पता नहीं लगा पाए कि एरिस्टोटल जो है वो पता नहीं लगा पाए कि पृथ्वी जो है मूव कर रही है। अब यहाँ पर वो उसको अलग वीडियो में बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम में ये जो क्या है, मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम आखिर में क्यों है। आप मुझे ये बताओ कि भाई जब दोनों फोर्स एकदम इक्वल हैं तो वो मूव कैसे करता रहता है? इक्वल अपोजिट हैं तो दोनों मिलकर जब कैंसिल हो जाते हैं तो मूव क्यों करता रहता है? इसको अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ में कई लोगों को ये भी दिक्कत होता है कि जब मैं एक दीवार को धक्का देता हूँ, आई मीन दीवार को बोलता हूँ, जब दो ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे धक्का देता हूँ और जब मैं ये दोनों इक्वल, मतलब ये भी उतना ही फोर्स दे रहा है इस पर, जब दोनों टकराते हैं तो दोनों तो मिल करके कैंसिल हो जाने चाहिए, तो फिर भी दोनों मूव क्यों करने लगते हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन, और इसी को अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एरिस्टोटल थे उन्होंने ये प्रपोज नहीं कर पाए कि जो मूविंग अर्थ है, मतलब जो पृथ्वी मूव कर रही है अपने अराउंड या फिर सन के अराउंड, उसको पोजेस नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें इनर्शिया नाम की एक चीज़ पता ही नहीं थी। हमें पता है कि हर एक चीज़ इनर्शिया पोजेस करती है, और ऐसा क्यों होता है वी डोंट नो। इनर्शिया वाकई में कैसे आता है वी डोंट नो। अब कई लोगों का कहना है कि इनर्शिया मास से आता है। ठीक है भाई, द्रव्यमान से आता है, मास से, लेकिन कैसे आता है पता है? वी डोंट नो। हमें कुछ नहीं पता, बस हमें इतना ऊपर ऊपर से बस नॉलेज है कि ये दुनिया में किसी को भी नहीं पता। हमें बस ऊपर से पता लग जाए, हमें बस एक आइडिया है कि हाँ मास इनर्शिया पोजेस करता है, और ये इनर्शिया क्या है हम जानते हैं, लेकिन ये क्यों आता है और चीज़ें बिना फोर्स के भी क्यों मूव करने लगती हैं। एक बार फोर्स देते हैं तो ये एम्प्टी स्पेस में वो मूव करना ही क्यों चाहते हैं? वाई? जब भी हम धक्का देते हैं एकदम हमेशा के लिए मूव करते रहेगा। अब इसके लिए कई टर्म हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, लेकिन ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट काहे करती हैं मुझे समझ में नहीं आता। सभी चीज़ों को कंजर्व क्यों रहना है? बाकी ये तो दूसरे वीडियो का टॉपिक है, तो आज के मैं दूसरे को बात कर रहा था कि इनर्शिया के बारे में। ठीक है ना। तो इनर्शिया मास का कारण आता है। ठीक है ना। जब मतलब इनर्शिया क्या है? मोशन को रजिस्ट करने का, चाहे मोशन ऑब्जेक्ट मोशन में है तो यदि हम उसे रोकते हैं तो भी हमें फोर्स फील होता है, तो वो इनर्शिया है। और यदि मोशन में, यदि और मोशन में लाएं उसको और स्पीड में, तो भी हमें वो फोर्स फील होता है, और उसको भी हम इनर्शिया बोलते हैं, क्योंकि हम उसके स्पीड को, वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। तो इनर्शिया बस वही है कि चेंज इन मोशन इज इनर्शिया, जो फोर्स लगता है, चेंज इन मोशन। और एरिस्टोटल इसको पोजेस नहीं कर पाए, क्योंकि वो अपने आसपास देखे ही नहीं, इनर्शिया नाम की चीज़ उन्हें पता ही नहीं थी। लेकिन गैलीलियो